नमस्कार। भारत के इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम ऐसे ही एक दौर की बात करने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत। ये सिर्फ किसी की जीत या किसी की हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बिल्कुल नए दौर के जन्म की। देखिए, यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बनती है। एक तरफ से तुर्क विजेता आते हैं जो अपने साथ एक पूरी तरह से विकसित संस्कृति लाते हैं। इस्लाम, शासन करने का एक खास तरीका, एक अलग तरह की वास्तुकला। वहीं दूसरी तरफ है भारत, जहाँ हजारों सालों से धर्म, विज्ञान और साहित्य की अपनी गहरी जड़ें हैं। तो हो ये रहा था कि दो बहुत ही उन्नत दुनियाएं आमने सामने आ रही थीं। और जब ऐसा होता है तो नतीजा भी असाधारण होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि एक संस्कृति ने दूसरी को पूरी तरह खत्म कर दिया, नहीं, बल्कि इन दोनों के मिलने से एक नई चीज उभर कर आई, एक मिलीजुली, जिसे हम इंडो इस्लामिक सभ्यता कहते हैं। और यहीं से आने वाली कई सदियों की नींव रखी गई। तो चलिए अब इस नए शासन के राजनीतिक ढांचे को थोड़ा समझते हैं। यहाँ सारा का सारा पावर, सारी शक्ति बस एक ही व्यक्ति के चारों ओर घूमती थी, और वो था सुल्तान। मतलब सल्तनत का हर एक पहलू, उसका केंद्र बिंदु सुल्तान ही था। और ये सल्तनत कोई कुछ सालों का खेल नहीं थी। ये दौर चला लगभग 300 साल, 1206 से लेकर 1526 तक। इतने लंबे समय तक किसी शासन का टिके रहना ही अपने आप में ये बताता है कि उन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो कितना मजबूत और कितना प्रभावशाली रहा होगा। तो ये सुल्तान था कौन? आसान भाषा में कहें तो सुल्तान एक निरंकुश शासक था। मतलब सारी राजनीतिक, कानूनी और मिलिट्री पावर उसी के हाथ में थी। राज्य की सुरक्षा से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हर चीज की आखिरी जिम्मेदारी सुल्तान की ही होती थी। और उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए, वो सेना का सुप्रीम कमांडर था। कानून के मामले में जो उसने कह दिया वही पत्थर की लकीर। सारे बड़े जज और अफसरों को वही नियुक्त करता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, अगर किसी आम आदमी को भी किसी अधिकारी से शिकायत होती तो वो सीधे सुल्तान के दरबार में अपील कर सकता था। अब जाहिर है इतना बड़ा साम्राज्य कोई अकेला तो चला नहीं सकता। तो हाँ, सुल्तान की मदद के लिए मंत्री होते थे, पर यहाँ एक बड़ा लेकिन था। इन मंत्रियों के पास अपनी कोई आजाद शक्ति नहीं थी। कौन मंत्री बनेगा, कब तक रहेगा, उसके पास क्या पावर होगी, ये सब कुछ A to Z सुल्तान की मर्जी पर निर्भर करता था। वो सच में बस ऐसी कठपुतलियां थे जिनकी डोर सुल्तान के हाथ में थी। तो अब सवाल उठता है कि सुल्तान की सत्ता दिल्ली से निकलकर इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचती कैसे थी? इसके लिए एक बहुत ही सोचा समझा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था। इस पूरे सिस्टम को 3 स्तरों पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर यानी सेंटर में था सुल्तान। उसके नीचे पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें इक्ता कहते थे। और सबसे नीचे के स्तर पर था स्थानीय शासन, जिसकी सबसे छोटी इकाई थे गांव। तो पावर का फ्लो बिल्कुल साफ था, ऊपर से नीचे की तरफ। इन प्रांतों यानी इक्तों को संभालने के लिए सुल्तान अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता था। इन्हें इक्तादार या वली कहा जाता था। इनका काम था अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और टैक्स इकट्ठा करना। और ये सीधे सुल्तान को ही जवाब देते थे, किसी और को नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सल्तनत ने स्थानीय स्तर पर, मतलब गांवों में, पुरानी भारतीय व्यवस्था से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। गांव सबसे छोटी इकाई बना रहा। गांव का मुखिया, मुकद्दम या चौधरी जमीन का टैक्स वसूलता था। और तो और गांव के आपसी झगड़े सुलझाने का काम पारंपरिक पंचायतें ही करती थी। यानी जमीनी स्तर पर भारत की सदियों पुरानी परंपराएं चलती रहीं। तो ये तो हुई शासन प्रशासन की बात। लेकिन उस दौर का समाज कैसा था? जब दो अलग अलग संस्कृतियां साथ रहती हैं तो समाज में नई हलचल होती है, नए तनाव भी पैदा होते हैं। और सल्तनत काल में ठीक ऐसा ही हो रहा था। देखिए, जब रीति रिवाज और मान्यताएं अलग हों तो टकराव होना स्वाभाविक है। समाज में तनाव बढ़ने लगा। खास तौर पर जो ऊंचा तबका था उसमें पर्दा प्रथा और भी ज्यादा सख्त हो गई। इसके अलावा धन दौलत का दिखावा करने का एक कल्चर बढ़ने लगा, जिससे कहीं न कहीं समाज के नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आई। लेकिन हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसी दिखावे और तनाव भरे माहौल के बीच से एक नया आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन था भक्ति और सूफी संतों का। उन्होंने आपसी भाईचारे और समझ की बात की और सादा जीवन, उच्च विचार,
जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया। वे समाज को वापस उसकी नैतिक जड़ों की तरफ ले जाना चाहते थे। हर साम्राज्य की कहानी में एक मोड़ आता है जहां वो अपने शिखर पर पहुंचकर नीचे आने लगता है। दिल्ली सल्तनत का भी एक अंत था। तो अब नजर डालते हैं इस महान साम्राज्य के पतन के कारणों और उसकी विरासत पर। किसी भी विशाल ढांचे के गिरने का सबसे बड़ा कारण अक्सर अंदरूनी होता है। यहाँ भी वही हुआ, नेतृत्व की विफलता। बाद के दौर में गद्दी पर एक के बाद एक ऐसे उत्तराधिकारी बैठे जो इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के काबिल ही नहीं थे। और ये एक सीधा सा नियम है, जब केंद्र कमजोर होता है तो साम्राज्य बिखरने लगता है। और हुआ भी ठीक यही। जैसे ही दिल्ली का सुल्तान कमजोर पड़ा, दूर बैठे प्रांतीय गवर्नरों ने मौके का फायदा उठाया और खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। देखते ही देखते जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात जैसे कई नए शक्तिशाली राज्य बन गए और एक वक्त का विशाल दिल्ली सल्तनत टुकड़ों में बंट गया। दिल्ली सल्तनत की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या हर महान साम्राज्य का, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में बिखरना तय है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में बार बार गूंजता है।